हिस्ट्री चल रहा है और आज का हमारा टॉपिक है सेपरेशन ऑफ मिक्सचर। लास्ट हमने पढ़ा था कि मिक्सचर दो तरह के होते हैं, एक होता है होमोजीनियस मिक्सचर और एक होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। और वो जो मिक्सचर होता है, जैसे हेट्रोजीनियस मिक्सचर है जिसमें दो या दो से ज्यादा चीजें मिक्स होती है, तो उसको अलग करने के मेथड कौन कौन से हैं ये हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो इसमें सबसे पहले आता है मेथड सब्लिमेशन का। सब्लिमेशन क्या होता है? सब्लिमेशन, अब हमने लास्ट पढ़ा था कि तीन स्टेट्स होती है, ठीक है, एक सॉलिड, लिक्विड और गैसेस, ठीक है। सॉलिड से हम लिक्विड स्टेट में चेंज होती है चीज और लिक्विड से गैसेस स्टेट में, ठीक है। जैसे हम सॉलिड्स को गर्म करते हैं तो लिक्विड स्टेट आ जाती है और लिक्विड को और ज्यादा गर्म करते हैं तो गैसेस स्टेट आ जाती है। और सब्लिमेशन क्या है? सब्लिमेशन वो प्रोसेस है जिसमें हम सॉलिड्स को डायरेक्टली गैसियस स्टेट में चेंज कर देते हैं। करते नहीं है, मतलब सॉलिड जो सब्लिमेशन में वो सब्सटेंसेस आते हैं जो सब्सटेंसेस सॉलिड स्टेट से डायरेक्टली गैसियस स्टेट में चेंज हो जाते हैं, ठीक है। इस मेथड में क्या होता है? इस मेथड में सॉलिड डायरेक्टली गैसियस स्टेट में चेंज हो जाते हैं। इससे हम जो सब्लाइम मटेरियल होता है उसको नॉन सब्लाइम मटेरियल से अलग कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल नैप्थलीन बॉल्स, नैप्थलीन बॉल्स तो आपने देखी होगी ना, तो उसको हम कपड़ों में रख देते हैं सर्दियों में कि वो उसमें टिड्डी वगैरह ना लगे, खराब ना हो। तो उसमें क्या होता है, उसमें जो नैप्थलीन बॉल्स होती है वो सॉलिड स्टेट में होती है, तो वो सॉलिड से डायरेक्टली गैसियस स्टेट में चेंज होती है, उसमें कोई बीच की लिक्विड स्टेट नहीं होती। आयोडीन हो गया, अमोनियम क्लोराइड हो गया, कैम्फर हो गया, तो ये सारे क्या है, ये सॉलिड से डायरेक्टली गैसियस स्टेट में चेंज होते हैं, इसमें कोई बीच की लिक्विड वाली स्टेट नहीं आती, तो इसको बोलते हैं सब्लिमेशन। अब एक और प्रोसेस होता है जिसमें गैसियस स्टेट को डायरेक्टली सॉलिड स्टेट में चेंज किया जाता है विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड स्टेट, ठीक है। सॉलिड से गैसियस स्टेट में तो हम चेंज करते हैं सब्लिमेशन के थ्रू, ठीक है। और गैसियस से सॉलिड स्टेट में हम चेंज करते हैं थ्रू ए प्रोसेस कॉल्ड होअर-फ्रॉस्ट, ठीक है। होअर-फ्रॉस्ट के थ्रू हम गैसियस को सॉलिड स्टेट में वापस से चेंज कर देते हैं, राइट। नेक्स्ट मेथड आता है फिल्ट्रेशन का। फिल्ट्रेशन में क्या होता है सॉरी, फिल्ट्रेशन में हम जो सस्पेंडेड सॉलिड पार्टिकल्स है लिक्विड में उसको अलग करते हैं, ठीक है। जैसे लिक्विड है, लिक्विड में सॉलिड के पार्टिकल्स हैं और हमें वो दिख रहे हैं, ठीक है, उनको अलग करना वो हम फिल्ट्रेशन टेक्निक के थ्रू अलग करते हैं। इसको हम अलग करते हैं फिल्टर पेपर के थ्रू। फॉर एग्जांपल, जो कार में इंजन होता है ना, कार के इंजन में इंजन ऑयल होता है, इंजन ऑयल में जो सॉलिड पार्टिकल्स आते हैं, सॉलिड पार्टिकल्स को हम फिल्ट्रेशन के मेथड के थ्रू अलग कर देते हैं। या हम चाय बनाते हैं, जो चाय बनाते हैं, चाय में होती है चाय पत्ती, और जो चाय पत्ती है उसको हम चाय को छन के चाय पत्ती को अलग कर देते हैं, और ये वाला जो मेथड है उसको भी फिल्ट्रेशन ही बोलते हैं। टी को जो टी लीव से अलग करना थ्रू ए प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। नेक्स्ट आता है इवेपोरेशन। इवेपोरेशन होता है लिक्विड को वेपर्स में चेंज करना एट रूम टेम्परेचर, उसको बोलते हैं इवेपोरेशन। इवेपोरेशन से कूलिंग होती है, जैसे कि जो समर्स होती है, समर्स में पॉन्ड्स, वेल्स और लेक्स का पानी इवेपोरेट होता रहता है। इवेपोरेट होने से क्या होता है, जो इन्वायरमेंट है वो थोड़ा ठंडा हो जाता है। इवेपोरेशन से कूलिंग इफेक्ट आता है। जहां हम सी वाटर से जो कॉमन सॉल्ट बनाते हैं वो भी हम इवेपोरेशन के मेथड के थ्रू ही सी वाटर से सॉल्ट अलग करते हैं। समर्स में हम क्या करते हैं, समर्स में हम जो पानी रखते हैं वो मिट्टी के बर्तन में रखते हैं। पानी मिट्टी के बर्तन में क्यों रखते हैं? मिट्टी के बर्तन में इसलिए रखते हैं क्योंकि वो जो मिट्टी वाला बर्तन होता है ना वो पोरस होता है, उससे इवेपोरेशन होती है। इवेपोरेशन होती है तो वो बर्तन ठंडा रहता है, बर्तन ठंडा रहेगा तो उसके अंदर का जो पानी है वो भी ठंडा रहता है, इसीलिए समर्स में जो पानी है वो मिट्टी के बर्तन में रखा जाता है। फिर नेक्स्ट टेक्निक आती है क्रिस्टलाइजेशन की। क्रिस्टलाइजेशन में क्या होता है, क्रिस्टलाइजेशन में हम सॉलिड सब्सटेंसेस से जो सॉलिड सब्सटेंसेस में इम्प्योरिटीज होती है ना उनको अलग करने के लिए हम क्रिस्टलाइजेशन की टेक्निक यूज करते हैं। इस प्रोसेस में क्या करते हैं, इस प्रोसेस में हम जो सॉलिड होता है, इम्प्योर सॉलिड है, जो हमारा जो सॉलिड मिक्सचर है सॉलिड का, उसको हम सुटेबल सॉल्वेंट के साथ मिक्स करेंगे, ठीक है। कोई भी सॉल्वेंट ले सकते हैं, पानी ले सकते हैं, अल्कोहल ले सकते हैं, एसीटोन, क्लोरोफॉर्म, कोई भी सॉल्वेंट लेंगे, उसमें हम जो हमारे पास इम्प्योर सॉलिड है वो डाल देंगे। उसके बाद उसको गर्म करेंगे। गर्म करने के बाद जो हॉट सॉल्यूशन होगा उसको हम कुछ देर के लिए गर्म करेंगे। गर्म करने के बाद क्या होगा, जो इम्प्योर सॉलिड है ना उसमें क्रिस्टल्स बन जाएंगे,
तो उसको फिर ठंडा होने के लिए रखेंगे। ठंडा होने के बाद उसको फिल्ट्रेशन वाला जो मेथड है, फिल्ट्रेशन वाले मेथड के थ्रू उससे हम जो क्रिस्टल्स है वो अलग कर देंगे। तो जो वो क्रिस्टल्स होंगे, इंप्योरिटीज होंगी सॉलिड की, वो क्रिस्टल्स के थ्रू अलग हो जाएगी। और फिर ये वाला जो है इसमें हम फिल्टर भी करते हैं, और फिल्टर करने के बाद वो जो होता है हमारे पास सॉलिड सब्सटेंस होता है जिसके क्रिस्टल्स होते हैं, उसको हम ड्राई कर लेते हैं। अब एक होते हैं कॉम्प्लेक्स मिक्सचर्स। ये तो वो वाला सॉलिड का मिक्सचर है जिसमें दो चीजें हैं, ठीक है, उसको हम अलग कर रहे हैं क्रिस्टलाइजेशन के मेथड के थ्रू। अब कई होते हैं सॉलिड्स ऐसे होते हैं जिसमें दो से ज्यादा चीजें मिक्स होती है, दो से ज्यादा जो इम्प्योर सॉलिड्स मिक्स होते हैं। तो उसको हम कैसे सेपरेट करते हैं? उसको हम सेपरेट करते हैं फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन मेथड के थ्रू। इसमें क्या होता है, इसमें जो मिक्सचर के कंपोनेंट्स होते हैं उसको वो अलग अलग मतलब के बॉइलिंग पॉइंट के उसके पे क्रिस्टल्स बनते हैं। अब देखो कोई भी सॉलिड चीज है उसमें मान लो 3 या 4 उसमें इम्प्योरिटीज है, ठीक है, 4 इम्प्योरिटीज है, तो वो वाली जो इम्प्योरिटीज है ना, सबका बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होगा। तो इसमें हम जो फिल्ट्रेशन टेक्निक यूज करते हैं वो अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट पे यूज करते हैं, अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट पे उसको फिल्टर करते जाते हैं, और अलग अलग जो इम्प्योरिटीज है उसके अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट पे क्रिस्टल्स बनते हैं और वो फिल्टर आउट होती जाती है इम्प्योरिटीज। फिर नेक्स्ट मेथड आता है डिस्टिलेशन का। डिस्टिलेशन में क्या होता है, डिस्टिलेशन में हम लिक्विड को वेपर स्टेट में चेंज करते हैं बाय हीटिंग, और वेपर स्टेट को फिर वापस से हम लिक्विड स्टेट में चेंज करते हैं बाय कूलिंग। और ये वाला जो डिस्टिलेशन है इसमें दो प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं, एक तो वेपराइजेशन का, एक कंडेंसेशन का। जब हम लिक्विड को वेपर फॉर्म में चेंज करते हैं तो वो प्रोसेस होता है वेपराइजेशन का। जब हम वेपर्स को वापस लिक्विड स्टेट में चेंज करते हैं ठंडा करके, वो प्रोसेस होता है कंडेंसेशन का। तो इट मींस जो डिस्टिलेशन है उसमें दो प्रोसेस होते हैं, एक वेपराइजेशन का और दूसरा कंडेंसेशन का। और इस प्रोसेस में हम कौन से लिक्विड्स को चेंज करते हैं, वो लिक्विड्स को सेपरेट करते हैं जिनके बॉइलिंग पॉइंट्स अलग अलग होते हैं, मतलब कि नॉन वोलाटाइल सॉलिड्स को हम लिक्विड से अलग करते हैं जिनके बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होते हैं। तभी तो डिस्टिलेशन के मेथड में हम पहले उसको गर्म करते हैं फिर ठंडा करते हैं, वेपराइजेशन होती है लिक्विड की, फिर कंडेंसेशन होती है। तो उनके बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होते हैं, इसीलिए फिर वो अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट पे वो जो उसमें से जो इम्प्योरिटीज होती है वो अलग हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल कॉपर सल्फेट और वाटर का जो मिक्सचर होता है, या मिक्सचर ऑफ वाटर एंड मिथाइल अल्कोहल, तो इसमें क्या है, वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो तो हमें पता है 100 डिग्री ही है, और मिथाइल अल्कोहल का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो है 45 डिग्री। तो उसको हम सेपरेट करेंगे। तो जैसे ही टेम्परेचर 45 पे पहुंचेगा तो मिथाइल अल्कोहल अलग हो जाएगी, और जब 100 पे पहुंचेगा तो वाटर फिर अलग हो जाएगा। तो वाटर पहले वेपर में बन जाएगा, 100 पे जाके 45 पे मिथाइल अल्कोहल अलग हो जाएगी, और फिर उसको जब ठंडा करेंगे तो वो वेपर से वापस वाटर की स्टेट में आ जाएगा। तो वाटर भी अलग हो गया और मिथाइल अल्कोहल भी अलग हो गई थ्रू द मेथड ऑफ डिस्टिलेशन। और इसमें भी फिर एक आता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। जैसे हमने क्रिस्टलाइजेशन में पढ़ा था ना कि जब मिक्सचर दो से ज्यादा होते हैं तो हम फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन का मेथड यूज करते हैं। सेम डिस्टिलेशन में होता है, जब दो या दो से ज्यादा मिक्सचर्स इकट्ठे हो जाते हैं लिक्विड के, उसमें सॉलिड था क्रिस्टलाइजेशन में, इसमें लिक्विड का हो रहा है, ठीक है। अब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में क्या होता है, जब मिक्सचर में दो या दो से ज्यादा जो लिक्विड है वो इकट्ठे हुए हैं तो उनको अलग करना है, उसके लिए हम टेक्निक यूज करते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। क्योंकि सबके जो बॉइलिंग पॉइंट्स है ना वो अलग अलग होंगे, तो इसीलिए अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट पे वो फिर आगे फिल्टर आउट होते जाएंगे। फॉर एग्जांपल क्रूड पेट्रोलियम से हम जो बनाते हैं, पेट्रोल बनाते हैं, डीजल ऑयल बनता है, केरोसिन ऑयल बनता है, हैवी ऑयल्स बनते हैं क्रूड पेट्रोलियम से, तो वो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के थ्रू अलग होते हैं। तो फिर इनको अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट पे गर्म किया जाता है। जब हम इसको गर्म करते हैं तो फिर ये जो पेट्रोल है वो अपना जो इसका बॉइलिंग पॉइंट है उस पे अलग हो जाएगा, डीजल अपने बॉइलिंग पॉइंट पे अलग होगा, केरोसिन, तो ये फिर अलग अलग इनका जो भी बॉइलिंग पॉइंट रहता है उस पे ये अलग होते रहते हैं। या फिर लिक्विड एयर से हम ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इनर्ट गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड, इन सबको अलग करते हैं, तो वो भी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के मेथड के थ्रू ही अलग करते हैं। नेक्स्ट टेक्निक आती है सेडिमेंटेशन एंड डिकंटेशन। इसमें क्या होता है, सेडिमेंटेशन और डिकंटेशन में एक जो कंपोनेंट होता है वो लिक्विड होता है और दूसरा कंपोनेंट होता है सॉलिड। और जो सॉलिड वाला कंपोनेंट होता है वो इनसॉल्युबल सॉलिड होता है, वो पानी के साथ मिक्स नहीं होता, पानी मतलब लिक्विड के साथ मिक्स नहीं होता। लिक्विड कोई भी हो सकता है, जरूरी नहीं है वाटर ही होगा, अल्कोहल भी हो सकता है, क्लोरो, कोई भी चीज हो सकती है लिक्विड। तो जो
हम इसमें सॉलिड कंपोनेंट होगा ना, सॉलिड इनसॉल्युबल होगा लिक्विड के साथ। फॉर एग्जाम्पल सैंड और वाटर का मिक्सचर। सैंड और वाटर में क्या करेंगे, हम उसको एक बीकर में डालेंगे, सैंड और वाटर का जो मिक्सचर होगा बीकर में डाल के उसको कुछ टाइम के लिए ऐसे ही रख देंगे, ठीक है। तो कुछ टाइम बाद जब हम देखेंगे जो सैंड के पार्टिकल्स होंगे वो बीकर के नीचे बैठे होंगे और ऊपर क्लियर लिक्विड अलग हो जाएगा। और ये वाला जो मेथड है इसको बोलते हैं सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन वाला हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो ऊपर पानी रह गया, जो क्लियर लिक्विड है पानी का, तो उसको हम दूसरे बीकर में पानी को अलग कर लेंगे और जो सैंड है वो नीचे रह जाएगी, ठीक है। तो ये क्या है, ये आ गया डिकंटेशन का प्रोसेस। डिकंटेशन के प्रोसेस के थ्रू हमने जो ऊपर वाला पानी था उसको अलग कर लिया और सैंड नीचे की नीचे रह गई, तो ये प्रोसेस हो गया डिकंटेशन। तो सेडिमेंटेशन में पहले हम सेडिमेंट्स को सेटल डाउन करते हैं, डिकंटेशन में फिर उसमें से लिक्विड को अलग कर देते हैं और जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं उनको अलग कर देते हैं, राइट। फिर नेक्स्ट वाला आता है कॉन्सेप्ट ऑफ चेंज इन स्टेट। इसमें सबसे पहले आता है मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट वो कांस्टेंट टेम्परेचर होता है जिस पे सॉलिड लिक्विड स्टेट में आता है अपॉन अब्सॉर्बिंग हीट अंडर नॉर्मल प्रेशर। नॉर्मल प्रेशर में जब एक फिक्स टेम्परेचर पे सॉलिड लिक्विड स्टेट में आएगा तो उसको बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। फॉर एग्जाम्पल जो आइस का मेल्टिंग पॉइंट है वो है 0 डिग्री सेल्सियस और जो सोडियम क्लोराइड का मेल्टिंग पॉइंट है वो है 800 डिग्री सेल्सियस। तो सबका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है ना वो अलग अलग होता है, राइट। अब मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट जो भी चीज मेल्ट होती है वो एक फिक्स्ड टेम्परेचर पे मेल्ट होती है। जैसे आइस 0 डिग्री पे होती है तो 0 पे ही मिक्स होगी, बट इन केस उस जो हमारे पास सब्सटेंस है उसमें कोई इंप्योरिटीज है तो उस केस में जो मेल्टिंग पॉइंट है सब्सटेंस का वो चेंज हो जाएगा। जैसे कि आइस है, इन केस जो आइस है आइस में सॉल्ट मिक्स है तो उस केस में जो आइस का मेल्टिंग पॉइंट है वो चेंज हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट आता है बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट वो फिक्स टेम्परेचर होता है जिसपे जो लिक्विड है वो वेपर स्टेट में चला जाता है। फॉर एग्जाम्पल वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो है 100 डिग्री, इथानॉल का है 78.3 डिग्री, क्लोरोफॉर्म का है 62 डिग्री एंड एसीटोन का है 46 डिग्री। जो बॉइलिंग पॉइंट है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज होने से डिक्रीज होता है। जैसे ही एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होगा तो किसी भी चीज का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी कम हो जाएगा। इसके अलावा अगर उस लिक्विड में सॉल्युबल इंप्योरिटीज है तो उस केस में भी लिक्विड का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बढ़ जाएगा। जैसे कि वाटर में अगर शुगर मिक्स है तो उस केस में वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बढ़ जाएगा क्योंकि वाटर में इंप्योरिटीज मिक्स है, इसलिए उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी बढ़ जाएगा। नेक्स्ट आता है फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट वो कांस्टेंट टेम्परेचर है जिसपे जो लिक्विड है वो सॉलिड स्टेट में आ जाता है। जब उसमें से हम हीट एनर्जी को कम कर देते हैं तो वो जो लिक्विड है वो सॉलिड स्टेट में चेंज हो जाता है। जैसे कि जो वाटर है उसका फ्रीजिंग पॉइंट है 0 डिग्री सेल्सियस। फिर नेक्स्ट आता है इवेपोरेशन। इवेपोरेशन हम पहले भी कर चुके हैं। इवेपोरेशन क्या होता है, लिक्विड को वेपर्स में चेंज करना एट रूम टेम्परेचर, उसको बोलते हैं इवेपोरेशन। इवेपोरेशन से कूलिंग इफेक्ट आता है। इवेपोरेशन से कूलिंग इफेक्ट आता तो है, ये तो हमने पहले भी पढ़ा था अभी भी पढ़ लिया, लेकिन कैसे आता है। इवेपोरेशन के टाइम पे क्या होता है, इवेपोरेशन के टाइम पे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है बढ़ जाती है, ठीक है। जब लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी तो उस केस में वो लिक्विड जो है वेपर स्टेट में आ जाएगा। वेपर स्टेट में आ जाएगा तो अगर उनकी काइनेटिक एनर्जी, लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स है उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी तो जो बाकी के मॉलिक्यूल्स है ना उनकी काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी। बाकी के जो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी कम होगी तो उससे जो है कूलिंग इफेक्ट आता है, ठीक है। इसी वजह से जब टेम्परेचर लिक्विड का बढ़ता है तो जो उनके मॉलिक्यूल्स है लिक्विड, उनकी मॉलिक्यूल्स की भी जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है वो भी बढ़ जाती है। तो इट मींस कि जो टेम्परेचर है लिक्विड का वो एवरेज काइनेटिक एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो जो इनकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी है वो भी बढ़ेगी, टेम्परेचर कम होगा तो इनकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी भी कम होगी। ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इवेपोरेशन को दो चीजें इफेक्ट करती है, एक तो लिक्विड का नेचर, दूसरा टेम्परेचर। फिर नेक्स्ट आता है वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर क्या होता है, वेपर प्रेशर वो टेम्परेचर होता है जिस टेम्परेचर पे लिक्विड का प्रेशर और वेपर्स का प्रेशर दोनों बराबर हो जाते हैं। उस टेम्परेचर पे
उस टेम्परेचर को बोलते हैं वेपर प्रेशर। ठीक है, वेपर का प्रेशर और लिक्विड का प्रेशर दोनों जब इक्वल हो जाते हैं जिस टेम्परेचर पे, उस टेम्परेचर को बोलते हैं वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर फिर उस जो लिक्विड है उसकी नेचर पे डिपेंड करता है और टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। किसी भी पर्टिकुलर लिक्विड का अगर वेपर प्रेशर ज्यादा होगा तो उसके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती है ना वो कम हो जाएगी। ठीक है, वेपर प्रेशर अगर ज्यादा होगा तो उनके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है वो कम हो जाएगी। वेपर का जो लिक्विड वेपर प्रेशर होता है, लिक्विड का वेपर प्रेशर जो होता है वो टेम्परेचर इंक्रीज होने से इंक्रीज होता है। क्योंकि देखो जो टेम्परेचर जब इंक्रीज होगा लिक्विड का तो उसके बीच की जो काइनेटिक एनर्जी है वो तेज हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो जाएगी, हायर काइनेटिक एनर्जी होगी। तो उससे क्या होगा, जो लिक्विड है वो वेपर स्टेट में आ जाएगा। तो जो वेपर स्टेट है उसमें भी जब टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो उनके बीच में जो काइनेटिक एनर्जी है वो और तेज हो जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए जो वेपर प्रेशर है लिक्विड का वो इंक्रीज होता है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। ठीक है, मैंने बीच में इवेपोरेशन का प्रोसेस डाल दिया। हम वेपर प्रेशर कर रहे थे, वेपर प्रेशर में मतलब कि जो टेम्परेचर इंक्रीज होने से वेपर प्रेशर लिक्विड का इंक्रीज होता है। क्यों? क्योंकि जो अब देखो लिक्विड का और हमने वेपर्स का जो टेम्परेचर है, जो जिस टेम्परेचर पे लिक्विड का और वेपर का प्रेशर इक्वल होता है उस टेम्परेचर को बोलते हैं वेपर प्रेशर। अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो लिक्विड का वेपर प्रेशर भी तो इंक्रीज होगा ना। तो लिक्विड का प्रेशर इंक्रीज होगा तो वेपर्स का प्रेशर इंक्रीज होगा। लिक्विड और वेपर दोनों का प्रेशर जिस टेम्परेचर पे, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे उनका जो वेपर प्रेशर है वो भी बढ़ता जाएगा। राइट, बीच में मैंने जो लाइन थी वो मैंने इवेपोरेशन की बोल थी, सॉरी फॉर दैट। तो वेपर प्रेशर में कंफ्यूज नहीं होना। नेक्स्ट आता है कंडेंसेशन। कंडेंसेशन को लिक्विफेक्शन भी बोलते हैं। कंडेंसेशन क्या होता है? कंडेंसेशन हमने अब पहले भी पढ़ा है। कंडेंसेशन में क्या होता है? कंडेंसेशन में जो सब्सटेंस है वो चेंज होता है गैसियस से लिक्विड स्टेट में एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे। ठीक है, लिक्विफेक्शन भी इसको बोलते हैं क्योंकि लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाता है, गैसियस स्टेट से जो सब्सटेंस है वो लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाता है। जैसे ही हम ठंडा करते हैं, ठीक है, जब कूलिंग इफेक्ट आता है तो उसमें जो गैस पार्टिकल्स है उनकी काइनेटिक एनर्जी खत्म होनी शुरू हो जाती है। जब उनके बीच में काइनेटिक एनर्जी ही खत्म हो जाएगी तो पार्टिकल्स का जो मोशन है वो स्लो डाउन हो जाएगा। जब स्लो डाउन हो जाएगा तो वो धीरे धीरे एक दूसरे के पास आने लगेंगे तो अल्टीमेटली वो लिक्विड स्टेट में आ जाएगी। क्योंकि गैसियस स्टेट में क्या है, गैसियस स्टेट में जो पार्टिकल्स है वो दूर दूर होते हैं, लिक्विड स्टेट में जो पार्टिकल्स है वो पास पास हो जाते हैं। पास पास क्यों होते हैं? क्योंकि जब हम ठंडा करते हैं तो उनके बीच की जो काइनेटिक एनर्जी है वो खत्म हो जाती है। काइनेटिक एनर्जी खत्म हो जाएगी तो वो एक दूसरे के पास आने शुरू हो जाएंगे और धीरे धीरे वो लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाएंगे। राइट, सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे। नेक्स्ट हम करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।